पिछली क्लास में हमने सिलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें पहला इंडिविजुअल सिलेक्शन, दूसरा कैटेगरी सिलेक्शन, उसी में आगे तीसरा है संतति परीक्षण, जिसको हम कह सकते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग। क्या होती है? जो कि हम संतति के गुणों के आधार पर अगर किसी पशु को सेलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं संतति परीक्षण, प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग को हम सामान्य तौर पर जीनोटाइपिक सिलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पशु का फिनोटाइपिक गुणों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें पशु के आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम जीनोटाइपिक, उसके उत्पादन, उसकी प्रजनन क्षमता, इनको देखते हैं। कितनी डेवलप होती है संतति परीक्षण को। इस परीक्षण में पशु के जीनोटाइपिक का मूल्यांकन उसकी संतति यानी प्रोजेनी के प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है, उसे संतति परीक्षण कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझें तो एक सांड, एग्जाम्पल के रूप में एक सांड को विभिन्न मादा गायों से मिलाया जाता है या सहवास करवाया जाता है। सहवास करवाया जाता है तथा उत्पन्न मादा संतति को ब्याने के बाद में कितना उसका दुग्ध उत्पादन है, उनको देखकर हम अच्छी संतति को सिलेक्शन करना, अच्छी संतति का पता लगाना संतति परीक्षण कहलाता है। मुख्य तौर से एक सांड है शायद, वो विभिन्न मादा गायों से मिलाया जाता है, सहवास करवाया जाता है तथा इनसे उत्पन्न मादा पशु या संतति को ब्याने के बाद उनका उत्पादन देखकर चयन करना संतति परीक्षण कहलाता है। और उसी को अच्छा उत्पादन हो, उसी को सिलेक्शन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संतति परीक्षण के आधार पर चयनित पशुओं का अभिप्राय है जो अपने जीवन काल में बहुत अधिक बच्चे पैदा कर सके। इसी कारण यह सुअरों, मुर्गियों चयन के लिए अधिक अपनाया जाता है। संतति परीक्षण सुअर में, मुर्गियों में अधिक अपनाया जाता है। केवल पशुओं में केवल उन सांडों के लिए उपयुक्त होता है जो फ्रोजन सीमन कृत्रिम गर्भाधान हेतु संतान उत्पत्ति के लिए यह उन सांडों के लिए उपयुक्त है जो फ्रोजन सीमेन यानी कि सीमेन को इकट्ठा करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त है। जो कृत्रिम गर्भाधान हेतु सीमन का एकत्रीकरण किया जाता है। सीमन का एकत्रीकरण किया जाता है एकत्रीकरण के लिए किया जाता है, लेकिन यह विधि उन सांडों के लिए कम उपयुक्त होती है जो संतान प्राकृतिक यौन संबंध द्वारा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन काल में 8 से 10 बच्चे ही पैदा कर पाते हैं और कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा अधिक बच्चे पैदा कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा अधिक गायों को या भैंसों को गर्भित किया जा सकता
लेकिन प्राकृतिक द्रव्यमान के द्वारा हम कम गाय या भैंसों को गर्भित कर सकते हैं। यह था प्रोजेनी टेस्टिंग, संतति परीक्षण। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर संतति परीक्षण कैसे किया जा सकता है कि सांड, बैल, सांड, सैल, 3 सांड लिए गए, उनको एक साथ गर्भित गायें 8, इनमें से गर्भित गायें इनमें हम 8 गायें इनमें हम 8 गायें लेंगे और उनसे उत्पन्न संतति जिसमें मादा 6 बछड़ियां हुई, 6 मादा 6। अब इसमें गर्भित गायों में का दुग्ध उत्पादन कितना था और उसके बाद में जो बछड़ियां उत्पन्न हुई उसका दुग्ध उत्पादन कितना है, उसका औसतन दूध निकालेंगे। तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन गाय का 2000 लीटर था। मादा गर्भित गाय, उसकी संतति का कितना हुआ, मान लो 1500 लीटर। ये कहानी है सिर्फ ए सांड की। बै सांड से गर्भित गायें जो 1600 लीटर दूध देती थी, पूरे ब्याह में 1600 लीटर दूध देती थी, वो ब्याने के बाद में कितना दूध दी, 2400 लीटर। और 6 सांड से क्रॉस हुई गायें, गर्भित गायें 8, वो दे रही थी 1800 लीटर। और उससे जो मादा बछड़ियां उत्पन्न हुई वो दूध दे रही है 2300 लीटर। अब इनमें 500 लीटर दूध का दुग्ध का कम उत्पादन हुआ। इसमें 800 लीटर का 800 लीटर दूध अधिक उत्पादन हुआ और इसमें 500 लीटर अधिक। इन तीनों प्रोजेनियों में से सबसे बढ़िया प्रोजेनी बै सांड के द्वारा उत्पन्न हुई संतति है, जो कि अपनी माँ से जो 1600 लीटर दूध की थी उससे बढ़ा के 2400 लीटर दूध तक उसने अपने ब्याह में दिया, 24 लीटर दूध तक बढ़ा है। तो ये था सबसे अच्छी प्रोजेनी। ये हुआ संतति परीक्षण। बै सांड से उत्पन्न हुई संतति अच्छी सर्वोत्तम है। इसके द्वारा हमें पशु की वास्तविक इस विधि द्वारा हमें पशु की वास्तविक प्रजनन क्षमता का बोध होता है। पशुधन के उचित विकास के लिए संतति परीक्षण, पशुधन के उचित विकास के लिए ये संतति सर्वोत्तम संतति परीक्षण है। इसके बाद में इस विधि के द्वारा हम अगर संतति परीक्षण करेंगे तो उसके लिए अनिवार्य रूप से जो कौन से पॉइंट हैं जो कि सबके लिए समान होने चाहिए, नहीं तो सबके प्रोडक्शन में फर्क आएगा, उनका वातावरण देखना पड़ेगा। प्रोजेनी टेस्टिंग के लिए अनिवार्यता क्या क्या आवश्यक होना चाहिए
सर्वप्रथम चयन होने वाले नर पशु को मादा के साथ सहवास का, नर का मादा के साथ सहवास सभी के लिए समान अवसर अनिवार्य है। सभी के साथ कृत्रिम प्रजनन में वो प्राकृतिक प्रजनन में सभी के साथ सहवास के लिए समान अवसर, एक समान वातावरण में रखना, एक समान वातावरण, एक समान वातावरण, प्रत्येक चयन में होने वाले नर की कम से कम 5 संतति तक, कम से कम 5 संतति तक परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। उसके अलावा एक ही मौसम में पैदा हुई विभिन्न जंतुओं की संततियों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन, एक समान मौसम में पैदा हुई संतति का परीक्षण, संतति का तुलनात्मक परीक्षण करना चाहिए। तुलनात्मक परीक्षण करना चाहिए। सभी स्वस्थ संततियों को शामिल किया जाना चाहिए। इसकी अनिवार्यता प्रोजेनी टेस्टिंग में क्या क्या अनिवार्यता है? सभी को समान अवसर देना चाहिए, सभी नर व मादा को समान अवसर। दूसरा है एक समान वातावरण में उपलब्ध होना चाहिए, धूप और छांव का और खान पान का विशेष प्रबंधन होना चाहिए। कम से कम 5 पीढ़ियों तक संतति परीक्षण होना चाहिए। एक समान मौसम में पैदा हुई अगली पीढ़ी का तुलनात्मक अध्ययन करके हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेनी टेस्टिंग के लाभ क्या क्या लाभ हैं? पहला है उन पशुओं के वर्णन की यह सर्वोत्तम विधि है जिनमें इच्छित गुण डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स केवल एक ही लिंग वाले पशु प्रदर्शित करते हैं, जैसे गाय का दुग्ध उत्पादन। एक लिंग वाले पशु जो कि एक लिंग वाले पशु जो कि अपना उत्पादन प्रदर्शित करते हैं, जैसे गाय में दुग्ध उत्पादन और मुर्गियों में अंडा उत्पादन। इसी प्रकार से सूअरों में बच्चा उत्पादन, ये देखना पड़ता है। दूसरा है इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान या संतान की आनुवंशिक बनावट का, इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसकी आनुवंशिक बनावट के बारे में भी अध्ययन या अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद में इसके क्या क्या हानियां हैं संतति परीक्षण की? हानियां, संतति परीक्षण के द्वारा चयन करने हेतु कम से कम 5 बच्चियां होना चाहिए। इसमें कम से कम 5 बच्चियां होनी चाहिए, कम से कम 5 बच्चियां होनी चाहिए। इनको उनके उत्पादन यानी कि मेटिंग होने के बाद में प्रेग्नेंट और उनके उत्पादन होने तक उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। यह विधि काफी खर्चीली है, काफी महंगी है।
उसके बाद में जो संतति पैदा हुई उसकी अगली पीढ़ी में जाकर उसका हम संतति परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए समय काफी लगता है। जितनी पक्षियां पैदा होती है वे उत्पादन की आयु तक पहुंचते पहुंचते या तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या किन्हीं कारणों से प्रजनन योग्य नहीं रह पाती है। ये इनके नुकसान है। तो संतति परीक्षण में पहली हानि तो ये है कि इनमें अधिक पशु रखने की जरूरत होती है। 5 बच्चियां रहना आवश्यक है। काफी समय बाद इसका रिजल्ट प्राप्त होता है। काफी खर्चीली विधि है। इसके आगे हम है प्रदर्शन व्रत चयन। चौथा चयन है, चौथा प्रदर्शन व्रत चयन। प्रदर्शन व्रत चयन व्रत में इस प्रकार की विधि में प्रदर्शन चयन व्रत विधि में पशु का चयन मेलों व पशु प्रदर्शनियों में किया जाता है। मेला प्रदर्शनी स्थल होता है, उसमें एक शो रिंग बना दी जाती है जिसमें बीच में जो भी पशुपालक होता है वो खड़ा हो जाता है या मेजरमेंट करने वाला जो कि इनमें अंतर कर सके उसको खड़ा कर दिया जाता है। प्रदर्शन जमीन में 2 से 2.5 मीटर की दूरी में लकड़ियों के डंडे गाड़ दिए जाते हैं, एक दूसरे को रस्सी से बांध देते हैं। इस प्रकार में दोहरा प्रदर्शन वर्ग बनाते हैं। ढाई वर्ग में खुला द्वार होता है, ये व्रत के रूप में होता है। इसमें एक खुला द्वार होता है जिससे हम पशुओं को अंदर ले जाते हैं। इसमें जो निर्णायक जजेज खड़े होते हैं पशुपालक या निर्णायक, ये पशु रहते हैं यहाँ पे। इन रेंज में पशु रहते हैं। यहाँ पर निर्णायक पशुपालक या निर्णायक रहता है जो कि सभी के गुणों को देखकर, उनके पैतृक गुण, उनकी वंशावली और उनके देखकर उनका निर्णय करता है। अधिकतम अंक, इनके गुणों को देखकर जो भी पशु अधिकतम अंक प्राप्त करता है वो चयन कर लिया जाता है। यह है प्रदर्शन व्रत विधि। प्रदर्शन व्रत विधि में पशुपालक या निर्णायक बीच में खड़ा हो जाता है, उसके चारों तरफ 2 या 3 या 4 5 पशु रखते हैं। उनमें जो भी अधिकतम अंक प्राप्त करता है उस पशु को सिलेक्ट कर लिया जाता है। यह है प्रदर्शन व्रत विधि। अब इसके क्या क्या लाभ है? प्रदर्शन व्रत विधि में पशु प्रजनन, पारस्परिक संपर्क और विचार विनिमय, अपने अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। इसमें क्या है? पारस्परिक संपर्क कर विचार किया जा सकता है, दूसरा है विजेता पशुपालक को पुरस्कार इत्यादि मिलने के कारण वह अन्य पशुपालकों के उन्नत पशुपालन को इस विधि से विजेता पशुपालक को इनाम या पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा सकता है, किया जाता है, जिससे कि संघर्ष बढ़ता है पशुपालकों में। ये लाभ है। विभिन्न स्थानों से आए हुए पशुपालक या पशु अच्छे जानवर देखने क्रय विक्रय का अवसर मिलता है।
पशु प्रजनन या व्यवसाय का प्रचार होता है। अगला है पशुओं की विभिन्न नस्लों में अच्छी आनुवंशिक बनावट, अच्छी आनुवंशिक जेनेटिक मेकअप खोजने में सहायता, अच्छी जेनेटिक मेकअप खोजने का अवसर मिलता है। ये है प्रदर्शन चयन विधि के लाभ। अब इसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं? पशु प्रजनन क्षमता जानने का, इस विधि द्वारा हम सिर्फ पशु का फिनोटाइपिक गुणों के बारे में ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन उसके जो भी जीनोटाइपिक गुण है उनका पता नहीं लग सकता है। तो प्रदर्शन विधि की क्या क्या हानियां हैं? इनमें प्रजनन क्षमता जानने का अवसर नहीं मिलता है। दूसरा है पशु मालिक अपने पशु की विभिन्न कमियों को कृत्रिम रूप से, जो भी कमी है पशु में कमी को पशु पालक छुपा सकता है कृत्रिम रूप से। जैसे किसी भैंस का सींग टूटा हुआ तो कृत्रिम सींग लगा सकता है। पशुपालक बूढ़े पशुओं का अगर दांत गिर जाते हैं तो उसके दांत लगवा सकता है, या दांतों को घिसकर उसके दांतों को जवान लगे ऐसा बना सकता है। पशुपालक 2 दिन दूध नहीं निकालता है तथा गलत उत्पादन के आधार पर चयन करवा सकता है। ये इसकी हानियां हैं। इसके आगे अब अगली विधि प्रदर्शन वर्ग के चयन के बाद में पैतृक के पर्यावरण के आधार पर, पैतृक व वातावरण के आधार पर चयन की विधियां। पैतृक से, उसके माता पिता से होने वाला चयन। पैतृक व वातावरण के आधार पर चयन, दोनों मिलकर पशु की आंतरिक रचना में बाह्य गुणों का महत्वपूर्ण असर डालते हैं। अपने पशुओं में संतति में जन्मों पैतृकों से आए हुए अच्छे गुण पर ही पशु का अच्छा सिद्ध होना निर्भर नहीं करता है। पैतृक व वातावरण के आधार पर हम पशु की संतति यानी जन्मों से आए हुए अच्छे गुणों पर ही पशु का अच्छा सिद्ध होना निर्भर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छा सिद्ध होना निर्भर नहीं करता है क्योंकि वातावरण उन गुणों को दबा देता है, कटौती या बढ़ोतरी कर सकता है। यानी कि पैतृक आधार पर आए गुणों को वातावरण या तो कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। पैतृक आधार से जो भी गुण संतति में आएंगे उनको वातावरण डिफेक्ट कर सकता है, कम या अधिक कर सकता है। एक पशु उसको जनकों से अच्छे जीन्स प्राप्त होते हैं, यानी कि पैतृक पीढ़ी से अच्छे जीन्स प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवन काल में उचित जलवायु उचित जलवायु खान पान व प्रबंधन सही नहीं मिलने के कारण उनके गुणों में कमी हो सकती है।
दिखा नहीं पाता है। अतः हेरिडेटरी व एनवायरमेंटल दोनों ही समान रूप से चयन के हेतु उत्तरदायी होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हेरिडेटरी और एनवायरमेंट दोनों के आधार पर ही हम चयन कर सकते हैं। इसके बाद में छठा है उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर किसी पशु का चयन अगर हम उसके उत्पादन को देखकर करेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है। उत्पादन का अर्थ है पशु का किस प्रयोजन हेतु चयन या वर्णन करना है, उस कार्य के लिए उसमें कितनी अधिक उत्पादन क्षमता है। यानी किसी पशु का किसी पशु का चयन किनके उत्पादन के लिए कर रहे हैं वो उनकी उत्पादन क्षमता को देखकर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गाय भैंस में दुग्ध उत्पादन देखकर चयन करना। दूसरा भेड़ व बकरे में मांस उत्पादन को देखकर या उत्पादन की क्षमता को देखकर सिलेक्शन किया जाता है। सुअरों में वृद्धि। तीसरा है सुअरों में वृद्धि व उनके बच्चों की संख्या में उत्पादन देखकर सिलेक्शन किया जा सकता है। अगला है मुर्गियों में अंडा उत्पादन व मांस उत्पादन के आधार पर चयन करना किया जाता है। इसके बाद में अगला है पशु की अगला सिलेक्शन पशु के स्वास्थ्य व जनन क्षमता के आधार पर चयन। पशु की अगला सिलेक्शन पशु की जनन क्षमता व स्वास्थ्य के आधार पर चयन। चयन की विधि में अंतिम पॉइंट पशु की जनन क्षमता व उनका स्वास्थ्य के आधार पर चयन। जब भी पशु का चयन उपरोक्त विधि से किया जाता है तो पशुपालक से निम्न बातों की जानकारी ली जाती है। कौन कौन से चयन में क्या आपके पशु या उसके जनकों में कोई भी छूतदार बीमारी पशुपालक में जो भी संपर्क होगा उनमें ये बातें होंगी, या उनके जनकों से या उनके पशुपालक से ये पूछा जाएगा कि जनकों में कोई छूतदार बीमारी तो नहीं है।
अमुक पशु कितने दिन बाद गर्भित होता है, गर्भधारण का गर्भित होने की सूचना, पूर्ण गर्भकाल के बाद प्रसव पूर्ण गर्भकाल बाद होता है, काल में होता है या पहले होता है, अपने जीवन काल में आज तक कितने बच्चे दे दिया, पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। अमुक पशु सांड है तो पूछे कि अब तक कितनी माताओं को गर्भित कर चुका है, अगर नर हो तो पूछना चाहिए कि कितनी माताओं को गर्भित कर चुका है, उसमें कितनों ने पूर्ण गर्भकाल के बाद किस किस लिंग के बच्चे दिए हैं, कोई विकृति अथवा मोनापन तो नहीं है। उसके बाद में चयन पशु जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं उस पशु के पूर्वजों का यदि कोई अभिलेख रिपोर्ट बना रखा हो तो वो अवश्य देखें, उसमें फर्टिलिटी व हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को देखें। ये सभी पशु की प्रजनन क्षमता व उनके स्वास्थ्य के आधार पर चयन किया जा सकता है। इस विधि में पशुपालक या किसी के पास भी पशु है तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जन्मों में कोई पहले छूतदार बीमारी तो नहीं थी, गर्भित होने की सूचना प्रसव में पूर्ण गर्भकाल के बाद में ही बच्चे पे देती है या पहले। अमुक अगर पशु सांड हो तो उनके बारे में पूछना चाहिए कि कितनी मादाओं को गर्भित कर चुका है तथा कौन कौन से लिंग के पशु इसने जन्म दिए हैं मादा ने, उसके बारे में पूरी डिटेल देखनी चाहिए। उनमें कोई विकृति अथवा मोनापन तो नहीं था। चयन पशु में पूर्वजों का कोई अभिलेख अगर किसी पशुपालक ने रिपोर्ट बना रखा है तो उसको देखे, उसमें फर्टिलिटी व हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखे। तो ये था हमारा सिलेक्शन का पूरा टॉपिक।